अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हामिद मुजफ्फर मिन्हास HTV7 उर्दू ऑस्ट्रेलिया से आपके साथ आज एक लेटेस्ट व्लॉग के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज पे जो मेरी नज़र में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे मुल्क की साख खराब हो रही है, इससे हमारी फौज की साख खराब हो रही है, जिससे मुल्क की बदनामी होती है। ऑब्वियसली फिर जब हम बाहर कहीं और ट्रैवल करते हैं या हम दूसरे मुल्कों में ट्रैवल करते हैं तो इस तरह हमारी भी बदनामी होती है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, इस वजह से हमारी भी फिर बदनामी होती है। तो पहली बात ये कि यूएसए में जो विल्सन, जो यूएस रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने अपनी एक ट्वीट में लिखा है, आई एम ग्रेटफुल टू शेयर दैट आई एम ड्राफ्टिंग द पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट टू बैन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स those in the Pakistan military government responsible for the wrongful persecution and imprisonment of Imran Khan. Thank you. वो बैन करने जा रहे हैं आर्मी के उन लोगों को जिन्होंने इमरान खान साहब को रॉन्गफुली यानी कि नाजायज तरीके से जेल में डाला है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें क्या हमारी आर्मी की इज्जत हो रही है बाहर के मुल्कों में। वो बैन करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया को पता चल गया है कि इमरान खान को इन्होंने नाजायज तरीके से जेल में रखा हुआ है ना। उसके जितने भी चार्जेस हैं उस पे किसी किस्म का कोई ठोस सबूत है उनके पास। सीसीटीवी फुटेजेस तो चुरा ली उन्होंने। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या कोई इंसान जेल में रखा जा सकता है बगैर किसी वजह के, और वो भी साबिक वजीर आजम, और वो भी जो मोस्ट लव्ड पर्सन है इन पाकिस्तान, जिसको सारी अवाम प्यार करने वाली है, जो के मुल्क का एक असासा है, जो के मुल्क को तरक्की की राहों पे गामजन कर सकता है, उसको उन्होंने जेल में रखा हुआ है, वो भी रॉन्गफुली, वो भी नाजायज तरीके से। ना उसके ऊपर किसी किस्म का कोई जुर्म साबित हुआ है जिसकी बुनियाद पर वो उसको रख सकें जेल में। और जितने भी वो जुर्म साबित करने की कोशिश कर रहे हैं उसके ना कोई किसी किस्म के ठोस सबूत मौजूद है। तो आप देखें अब जो यूएसए है वो इस तरह के जो हकूक की पामालियां होती हैं उसके ऊपर बड़ा सख्त तरीके से वो रद्द अमल अपना देते हैं। जिस तरह उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स के जो भी हम तजर्बे कर रहे थे उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी। अब आप मुझे बताएं कि हमारे मुल्क के लिए कौन फायदेमंद है? क्या जो यही इमरान साहब बार बार कह रहे हैं, अपने 3 खत उन्होंने लिखे हैं जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि मैं नहीं चाहता कि अवाम और फौज के अंदर खलीज बढ़े। वो खलीज कम करना चाह रहे हैं और ये पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि जी हम ऐसे हैं। अब आप मुझे बताएं कि इससे हमारी इज्जत बढ़ेगी या कम होगी? अब यकीन माने इतना दुख होता है ना जब ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि एक तो नाजायज उसको अंदर रखा हुआ है और फिर जो है फजूल के अंदर अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। अपने मुल्क का नुकसान करना एक सरासर 24 करोड़ 25 करोड़ अवाम के साथ ज्यादती है। ऐसे नाइंसाफियां करना, ऐसे नाजायज तरीके से लोगों को जेलों में डालना और ऐसे इंपॉर्टेंट बंदे को जेल में डालना जो मुल्क का साबिक वजीर आजम, द मोस्ट ऑनेस्ट लीडर इन पाकिस्तान, वो उन्होंने जेल में डाला हुआ है। जो मैं समझता हूं पाकिस्तान की हिस्ट्री में कायद आजम के बाद कोई ऐसा ऑनेस्ट लीडर आया ही नहीं, कोई ऐसा ईमानदार लीडर आया ही नहीं, और जो ईमानदार है उसको उन्होंने जेल में डाल दिया है। आप अंदाजा करें इससे मुल्क तरक्की करेगा, इससे मुल्क पस्ती की तरफ जाएगा और अवाम और फौज के दरमियान खलीज बढ़ती जाएगी। अब आप देखें जनरल आसिम मुनीर साहब, मुझे लगता है आपने खत क्यों नहीं पढ़े, आप बहुत बिजी हैं आजकल। मैं देख रहा था कुछ तस्वीरें गर्दिश कर रही थी, माशाल्लाह मुल्क तो तरक्की की राहों पे गामजन है। ये तो मैंने अब तस्वीरें देखी हैं तो मुझे पता चला है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क तो बहुत तरक्की कर रहा है इस टाइम पे। मैं कहता हूं जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, माशाल्लाह से आपका नाम बहुत मुबारक है, बहुत मुबारक नाम है आपका। तो आप देखें तरक्की ऐसे तो नहीं ना होती, ऐसे तरक्की तो नहीं ना होती। सर आप देखें प्लीज,
जो मुल्क का मुद्दा है उसको देखें आप। हमने अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है, ना कि हम मतलब इस तरह। हम पाकिस्तानी अपने मुल्क से प्यार करने वाले हैं सर। हम पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए जान भी दे सकते हैं सर, लेकिन तरक्कियां इस तरह अब होंगी। तो सर मेहरबानी करें, इंसाफ कायम करें अपने मुल्क के अंदर सर, ये बहुत जरूरी है। अगर हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होगा तो खुदा की कसम मैं आपको ये सच्ची बात बता रहा हूं कि हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा और लोग बागी हो जाएंगे सर। एक टाइम पे आके जब इतने लोगों ने बगावत कर दी तो आप क्या करेंगे फिर? जब खलीज बहुत बढ़ गई तो फिर क्या करेंगे सर आप? सर जनाब मेहरबानी, आप देखें सर, तरक्कियां इस तरह नहीं होती सर। मेहरबानी होगी आपकी, आप तवज्जो दें, आप तवज्जो दें मुल्क के हालात के ऊपर, और आप देखेंगे मुल्क के मफादात में क्या है। मुल्क के मफादात में सिर्फ और सिर्फ ये है सर कि आप इमरान खान साहब को बाहर निकालें। मुल्क के मफादात में सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप इमरान खान साहब को रिहा करें सर। आपको चाहिए, माशाल्लाह, आपका नाम देखते हुए सर मुझे हया आ जाती है, खुदा की कसम। आपके नाम से मुझे हया आ जाती है। जब मैं पढ़ता हूं सैयद तो मुझे हया आ जाती है। अब मैंने वाकया भी ऐसा सुना हुआ है कि जिससे मेरा दिल अंदर से ऐसे हो जाता है सर। वो एक वाकया मैं आपको सुनाता हूं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का तो आपने सुना ही होगा, लाजमी बात है। तो वो अपने वक्त के बहुत बड़े पहलवान थे, बहुत बड़े पहलवान थे, उनका एक नाम था। तो एक दफा उनको एक बूढ़ा आके चैलेंज करता है, कहता है कि मैं तुमसे फाइट करूंगा। अब देखें सर, उसने कहा जाए जाए हजरत, आपके साथ नहीं मैं लड़ना चाहता, क्योंकि उसने देखा ये तो बूढ़े हैं, इनको तो मैं इनसे लड़ना ही नहीं चाहता, कमजोर इंसान है, मैं इनसे क्या लड़ूंगा। लेकिन वो बार बार चैलेंज करता है बूढ़ा। अब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ठीक है, वक्त मुकर्रर हो जाता है और वो फाइट का आगाज हो जाता है। जब बूढ़ा आता है हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास और उनके कान में कहता है, मैं सैयद हूं, मेरे लिए सदका और खिरात लेना हराम है। अगर तुम मुझे गिरा दोगे तो तुम्हारी जीत की खुशी तुम्हारे लिए सदका बन जाएगी और वो मेरे लिए जायज नहीं है। ये सुनकर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फौरन पीछे हटकर गिर जाते हैं ताकि वो बूढ़ा जीत जाए और उसकी इज्जत और शरीयत की हुर्मत कायम रहे। और जब लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा कि बगदाद का सबसे बड़ा पहलवान एक बूढ़े से हार गया। आपका रुतबा एक डिफरेंट है सर। आप अगर इंसाफ इस मुल्क के अंदर कायम नहीं कर सकेंगे तो फिर आप मुझे बताएं सर, हम क्या एक्सपेक्ट करें? हम क्या एक्सपेक्ट करें सर? देखें सर, अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसा रुतबा दिया है कि हम मजबूर हैं सर आपकी इज्जत करने पे। तो सर अगर आपको अल्लाह ने ऐसा रुतबा दिया है तो सर देखें, उस अल्लाह को भी तो खुश करना चाहिए इंसान को। आप देखें सर, हमारे मुल्क के अंदर क्या क्या नहीं हो रहा। इस तरह की नाइंसाफी कि जो मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है उसको बेगुनाह जेल के अंदर कैद रखा हुआ है। देखें सर, जब खलीज बढ़ती जाती है लोग बगावत पे उतर आते हैं। तो सर खुदारा ये जान लें कि ये हमारे मुल्क के लिए, हमारी फौज के लिए ठीक नहीं है। ये हमारे मुल्क का नुकसान का बायस बनेगी। अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क का नुकसान हो। आमीन आमीन। देखें सर, लेकिन जो हालात पैदा हुए हैं इस टाइम पे, इससे मुल्क का नुकसान ऑलरेडी हो रहा है। ना हमारे मुल्क की इज्जत रहेगी, ना मुल्क की अवाम की इज्जत रहेगी और ना मुल्क की फौज की इज्जत रहेगी। अल्लाह ना करे हमें ऐसा दिन देखना पड़े। जिस अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत दी है उसी के लिए सर आप मुल्क का सोचें, इस तरह सोचें जो अवाम चाहती है। अवाम का मैंडेट चोरी करके हमारे ऊपर एक नाजायज हुकूमत मुसल्लत कर दी गई है। ऐसे टाउट्स हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं जिनको ना अलिफ आती है ना बे। अब आप सर मुझे बताएं कि इससे मुल्क का नुकसान होगा या फायदा? तो खुदारा सर इस बात को समझें
इस बात को समझें और अवाम के मैंडेट को वापस करें सर। और इमरान खान साहब जो नाजायज तरीके से जेल में डाले हुए हैं उनको सर रिहा किया जाए। उनके साथ ये नाइंसाफी मुनासिब नहीं है। इसी में हमारे मुल्क की बका है, इसी में हमारे मुल्क की फलाह है। वो किसी ने क्या खूब कहा है, ये खुशियां, ये जिंदगी, ये लज्जतों का सुरूर, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि जिसके सामने है सब बराबर अमीर व फकीर, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हर जानदार का होना है एक दिन कुव्वते मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। और खत्म हुआ ये दुनिया को पाने का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो सर ये छोटी सी कहानी है हर इंसान की इस दुनिया में। थोड़ी सी जिंदगी है, एक दिन तो हर एक ने चले जाना है इस दुनिया से। तो सर अगर हम कुछ ऐसा कर जाएं जो हमारे लिए बाइसे फख्र बन जाए कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाने वाले बन जाएं, कि हम अल्लाह के सामने कह सकें कि या अल्लाह, मैंने तेरे नबी की उम्मत की हिफाजत की थी, मैंने तेरे नबी की उम्मत को तरक्की की राहों पर गामजन किया था। आप जो हैं गौर व फिक्र करें इसके ऊपर। और सर जो सही तरक्की है ना सर, जो सही तरक्की है उसकी तरफ हमारा मुल्क गामजन हो सके। इमरान खान साहब ने अभी वकला और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा है, रमजानुल मुबारक के बाद हम तमाम ओपोजिशन जमातों के साथ मिलकर लाहे अमल बनाएंगे और मुल्क गिर इस्तिजाजी तहरीक चलाएंगे। इस मकसद के लिए मैंने अपनी मुज़ाकराती कमेटी को राब्तों में तेजी लाने की हिदायत कर दी है। हम मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए पाकिस्तान के हर शोबे से मुंसलिक अफराद, वकला, किसानों, मजदूरों, उल्मा और तलबा समेत सब पाकिस्तानियों को दावत देंगे कि इस एहतजाज में शिरकत करें और अपने हकूक की बहाली के लिए निकलें। ये एहतजाज आइन और जमहूरियत की बहाली और हकीकी आज़ादी के लिए होगा। किसी भी जज का फर्ज है कि जब तक कोई दोनों तरफ का मौक़िफ़ न सुन ले, कोई फैसला या रिमार्क्स ना दे, क्योंकि जजेस के रिमार्क्स और फैसलों के न सिर्फ मुतलका मुकदमात बल्कि मुस्तकबिल के मुकदमात पर भी असरात मुरतब होते हैं। जजेस का ज़ाब्ता इखलाक इस बात का मुतकाजी होता है कि कोई भी जज मुकदमा सुनते हुए ऐसे रिमार्क देने से एहतराज बरते। जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा को 9 मई के वाक़े पर यक तरफा रिमार्क्स देने से कबल दोनों अतराफ का मौक़िफ़ सुनना चाहिए। अभी तक इस वाक़े पर कोई शफाफ कमीशन नहीं बना, ना ही कोई अदालती तहकीकात की गई हैं। पुलिस और एजेंसीज ने जो मुकदमात 9 मई के हवाले से बनाए हैं, इन पर अदालतों में कोई सबूत पेश नहीं कर सके। इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज तक गायब है। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मेरे अगवा को गैर कानूनी करार दे चुकी है। 9 मई के वाक़यात में जुल्म भी हम पर किया गया, कारकुनान भी हमारे शहीद किए गए, इल्जाम भी हम पर लगाया गया और सजा भी हमें ही दे दी गई। 9 मई के दिन जिस तरह कौम की माओ बहनों को सड़कों पर घसीट कर इनकी तौहीन की गई वो शर्मनाक है। 9 मई बाकायदा मनसूबा बंदी से अमल में लाया जाने वाला एक प्लांटेड फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इसमें किसी भी जी शऊर को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। मुझे 9 मई वाले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत बगैर वारंट के रेंजर्स के हाथों तौहीन अमेज अंदाज में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया, ताकि अवाम के जज्बात उभारे जा सके और फिर अपने लोग शामिल करवाकर पुरअमन एहतजाज को फॉल्स फ्लैग में बदल दिया जाए। 9 मई से पहले ही हमारे 10,000 कारकुनान की फरिश्तें तैयार थीं, जिन्हें चंद दिनों में गिरफ्तार कर लिया गया। 9 मई की आड़ में पाकिस्तान की अवाम पर जुल्म फस्तायत के पहाड़ तोड़े गए, हमारे लोगों को शहीद और जख्मी किया गया, हजारों कारकुनान को गैर कानूनी छापे मारकर गिरफ्तार किया गया, जबरी तौर पर अगवा और गुमशुदा किया गया, लोगों को मिलिट्री हिरासत में देकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हमारे कई लीडरान और कारकुनान अभी तक इन मुकदमात में नाहक पाबंद सलासल हैं। 9 मई का मकसद तहरीक इंसाफ को कुचलना था और ये सिलसिला अभी भी जारी है। 9 मई के झूठे बयानिए की आड़ में लोगों के बुनियादी हकूक सलब करके इनसे जीने का हक छीना गया।
मुल्क की तारीख में इससे पहले सिर्फ सकूते डाका के वक्त किसी सियासी जमात के साथ ऐसा सलूक किया गया था कि औरतों की हुर्मत और बच्चों तक का लिहाज नहीं किया गया। हमारे बारहा मुतालबे के बावजूद 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन कायम नहीं किया गया। अगर जुडिशल कमीशन का कायम हो जाता तो अवाम के सामने सब हकायक आ जाते। जुडिशल कमीशन के कयाम का मकसद ही यही होता है कि जिन मामलात पर दो राय मौजूद हो, इनकी शफाफ तहकीकात करके असल हकायक की रोशनी में मुजरमान का तयन किया जा सके। हम 9 मई के वाकयात की CCTV फुटेज बरामद करने का भी मुतालबा करते हैं। हमने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक हर अदालत से रुजू किया। जस्टिस बाकिर नजफी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के एक बेंच ने हमारी पटिशन सुनी, जिसका फैसला 1.5 साल से महफूज ही है। आमिर फारूक से लेकर काजी फाइज ईसा तक और अब याह्या अफरीदी और आईनी बेंच के सरबराह ने भी इंसानी हकूक से मुतल्लिक हमारी दरख्वास्तों पर कोई सुनवाई नहीं की। अब भी अगर जुडिशल कमीशन का क़याम हो जाए तो 9 मई पर रियासत का झूठा बयानिया जमीन बोस हो जाएगा, जिसे अवाम पहले ही 8 फरवरी 2024 को मुस्तरद कर चुकी है। इस मुल्क के हर इदारे पर इस वक्त नादीदा कुव्वतों का कब्जा है। अडियाला जेल इस वक्त एक कर्नल के कंट्रोल में है जो ना कानून की पासदारी करता है और ना ही जेल मैनुअल की। मेरे लोग दूर दराज इलाकों पंजाब, सिंध, KP, आजाद कश्मीर से मुझसे मिलने आते हैं, मगर इनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती, जो कि मेरे बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। मेरे बच्चों तक से मेरी बात नहीं करवाई जाती ताकि मुझ पर दबाव बढ़ाया जा सके। तो देखें सर, ये इमरान खान साहब ने अब फिर गुफ्तगू करते हुए वकला और मीडिया को बताया है और ये अपनी पाकिस्तानी अवाम को भी बताया है। अब पाकिस्तानी अवाम में तो आप भी आते हैं, आप भी तो पाकिस्तान की अवाम ही है सर। तो खुदारा सर इस बात को समझें और हक का फैसला करें सर। हक में ही खैर है। अगर आप हक का फैसला करेंगे तो मुल्क के अंदर अवाम और फौज के दरमियान खलीज जीरो हो जाएगी सर, बिल्कुल खत्म हो जाएगी सर, और मोहब्बत दोबारा से बहाल हो जाएगी। और हमारा मुल्क, हमारे जो यंग जनरेशन है, जो हमारी यूथ है, जो हमारी यंग जनरेशन है, उसका एतमाद बहाल होगा। जब एतमाद बहाल होगा आपकी यंग जनरेशन का, आपके मुल्क की, तो सर मुल्क तो ऑटोमेटिकली तरक्की की राहों पे चला गया। मुल्क तो तरक्की की राहों पे दौड़ेगा फिर सर। जब यंग जनरेशन ये जान लेगी कि हमारे मुल्क में इंसाफ कायम है, अभी जब वो ये जान लेंगे कि जो फौज हमारी है वो इंसाफ कायम करने वाली है, तो सर आप देखें कि हमारी मुल्क के अंदर क्या, हमारी बैरूने मुल्कों में भी, आलमी मीडिया के अंदर भी हमारी वाह वाह हो जाएगी सर। और वो ये जान लेंगे कि हमारे मुल्क में अभी इंसाफ कायम है, हमारे मुल्क में लोगों के हकूकों की पामालियां बिल्कुल नहीं हो रही। अगर ऐसा ना हो रहा होता तो सर आप देखें कि वो अमेरिका में जो विल्सन क्यों पाबंदियां लगाने का सोचता, जिन्होंने इमरान खान को नाजायज तरीके से जेल में रखा हुआ है और जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, तो वो आप मुझे बताएं सर, इसमें हमारी इज्जत तो नहीं ना बढ़ रही। तो खुदारा इस बात को समझें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला हम सब पाकिस्तानियों को अपनी हिफाजत में रखे और हमारे साथ आफियत वाला मामला करे। आमीन आमीन आमीन। तो नाज़रीन, अब तक के लिए बस इतना ही। मैं हामिद मुजफ्फर मिनहास, HTV7 उर्दू ऑस्ट्रेलिया से। मजीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।